हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीग ऑफ कॉमर्स। और आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ टीआर जैन और वीके ओरी रेफरेंस बुक से भी पढ़ाऊंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें बोर्ड के सिलेबस के साथ साथ मैं सीयूईटी को भी कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला चैप्टर इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको स्टडी करेंगे बिल्कुल डेप्थ में। चलिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किया था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स था, हम लोग उसमें क्या करते थे, इंडिविजुअल्स की स्टडी करते थे, इंडिविजुअल मार्केट्स की स्टडी करते थे। ठीक है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करेंगे, इंडिविजुअल की स्टडी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो गई है। यहाँ पे हम लोग पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। इकोनॉमी एज अ होल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में डिफरेंस में, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। जब हम लोग पूरे इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले इसमें देखो लिखा भी है कि वर्ड मैक्रो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मींस लार्ज। ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। जब हम लोग किसी भी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं पूरे इकोनॉमी एज अ होल के स्ट्रक्चर में, तो उसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमी एज अ होल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को डिमांड के बारे में स्टडी करना है तो हम लोग किसी इंडिविजुअल डिमांड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में हम लोगों ने माइक्रो में पढ़ लिया है। ठीक है, माइक्रो में यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी की कितनी डिमांड है, इकोनॉमी में जितने कंज्यूमर्स है वो सब के सब जो डिमांड कर रहे हैं उसका सम टोटल कर दिया जाता है, तो उसी को एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। और यही हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो में। ठीक है, ये तो एक इसका छोटा सा एग्जांपल था कि डिमांड हम लोगों ने माइक्रो में पढ़ा और एग्रीगेट डिमांड हम लोग मैक्रो में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी काफी सारे टॉपिक हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ही बताया है, देखो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसमें डील करता है? मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती है कंट्री की, उसमें डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तीन मेजर प्रॉब्लम्स आती थी हमारे पास: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये इंडिविजुअल इकोनॉमी से रिलेटेड था, मार्केट से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेजर इकोनॉमिक्स को डील करेंगे, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि इकोनॉमी एज अ होल होता है। ठीक है, ये एक मैक्रो का पार्ट है। हम लोग इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेंगे, इन्फ्लेशन को हम लोग स्टडी करेंगे, राइज इन प्राइसेस को, कि जो इकोनॉमी में प्राइस राइज होते हैं, इन्फ्लेशन आता है वो कैसे आता है, या फिर डिफ्लेशन कैसे आता है। इन्फ्लेशन के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे डिफ्लेशन को भी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, नेशनल आउटपुट क्या होगा। नेशनल आउटपुट मतलब हमारा जीडीपी, एनडीपी। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे जो होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस से हम लोग कैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा लो हो जाती है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इसमें स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन है, कैसे गवर्नमेंट इसको टैकल करती है, और कैसे बैंकिंग सिस्टम पूरा हमारा जो है इस प्रॉब्लम्स को, डिप्रेशन और इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करता है, वो सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो वही है कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं वो कैसे हमारी इकोनॉमी को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही है जो इकोनॉमी को जो है वो इन्फ्लेशन से बाहर निकाल सकती है और डिफ्लेशन से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, अपनी पॉलिसीज के थ्रू। अब यहाँ पे एक एमएच स्पेंसर की एक यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, देखो इन्होंने भी बताया है कि मैक्रो इकोनॉमी क्या है, कि स्टडी है जहां पे हम पूरी इकोनॉमी को, इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं और फोकस करते हैं कौन से इश्यूज पे, इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और
टोटल नेशनल आउटपुट, ठीक है, जीडीपी एंड एनडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैसे इसको इंप्रूव करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जो है आगे अभी इसमें स्टडी करने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, माइक्रो में जैसे कि एक बेसिक चीज हम लोग को पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता था वो इंडिविजुअल्स में डील करता था। वहां पे हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था, मार्केट डिमांड पढ़ा था, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, और फिर हम लोगों ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्योरली जो था वो इंडिविजुअल से रिलेटेड था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बेसिस ऑफ स्टडी में देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक कंज्यूमर और अ फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के बारे में था या फिर फर्म के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, सिंगल कंज्यूमर के बारे में या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के बारे में, सिंगल फर्म के बारे में या कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी एज अ होल का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, कंज्यूमर। यहाँ पे जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे तो एक कंज्यूमर के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही कुछ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, एक कंज्यूमर भी नहीं रह जाएगा इसमें, ठीक है, कोई भी लेफ्ट आउट नहीं रहेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है इकोनॉमी एज अ होल। सेम केस विद द फर्म ऑल्सो। ठीक है, फर्म्स के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी फर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, जितने डिफरेंट टाइप्स के मार्केट थे, ठीक है, हर एक मार्केट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कोई एक सिंगल मार्केट के बारे में स्टडी नहीं होगी। जैसे कि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग मार्केट्स को स्टडी किया था, परफेक्ट, जो कि हमारे जो सिलेबस था उसमें सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में था, लेकिन डिफरेंट मार्केट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मोनोपोली, जहां पे सिंगल सेलर होता है वही पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और भी थे, ओलिगोपोली था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, डिफरेंट थे, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन था। तो यहाँ पे हम लोग जब इकोनॉमी एज अ होल पढ़ेंगे तो सारे मार्केट को हम लोग कवर करेंगे इसमें। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील्स विद इंडिविजुअल वेरिएबल्स लाइक प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल से, इंडिविजुअल वेरिएबल्स से, जिसको हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, जैसे कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, या फिर सप्लाई। ठीक है, सप्लाई के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि प्राइस के कम ज्यादा होने से डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, प्राइस से कम ज्यादा होने से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हम लोगों ने माइक्रो में अच्छी तरह से उसको स्टडी कर लिया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग मैक्रो में इसको पढ़ेंगे तो किसी एक इंडिविजुअल फर्म या प्रोडक्ट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, पूरी इकोनॉमी में प्राइस से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, या फिर पूरी इकोनॉमी में प्राइस के राइज होने से या फॉल होने से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पूरी इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है किसी भी चीज का सम टोटल, ठीक है, टोटल कर दो किसी भी चीज का, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एग्रीगेट। तो यहाँ पे एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम, ठीक है, कि कंट्री में लोग कितना पैसा अर्न कर पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ एक्टिविटीज से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, ठीक है, नेशनल इनकम हो गया। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं होती है, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है। टोटल आउटपुट, ठीक है, देखो वही चीज फिर से आ गई, टोटल आउटपुट, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट मतलब जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है, इन सारी चीजों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होता है अब यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था वो इंडिविजुअल एजेंट्स पे देखो फोकस करता था, जैसे कि कंज्यूमर्स और फर्म्स। ठीक है, माइक्रो में कंज्यूमर एजेंट था और फर्म एजेंट थी। मैक्रो में कौन एजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो फोकस ऑन इकोनॉमी वाइड एजेंट्स। अब यहाँ पे हमारे लिए मैक्रो में एजेंट जो है वो गवर्नमेंट है या ओवरऑल सेक्टर्स हैं, कोई सिंगल सेक्टर नहीं, ओवरऑल सेक्टर। ठीक है, सारे सेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इसमें डिग्री ऑफ, फोर्थ पॉइंट है इसका, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, माइक्रो जो था वो स्टडी करता था स्मॉल पार्ट्स के बारे में इकोनॉमी के और सेपरेटली स्टडी करता था। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में अलग अलग तरीके से स्टडी किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व हम लोग बनाते थे। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच था, ऑर्डिनल अप्रोच था। ठीक है, तो हम लोग सेपरेटली स्टडी करते थे इंडिविजुअल्स को और मार्केट्स को।
लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेटेड वैल्यूज को लिया जाता है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल इनकम, मतलब किसी एक कंज्यूमर या किसी भी एक फर्म का प्रोडक्शन नहीं, ओवरऑल प्रोडक्शन, जितनी भी फर्म्स एग्जिस्ट कर रही है पूरे इकोनॉमी में, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में जितनी भी फर्म एग्जिस्ट कर रही है उनका टोटल प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, या जितने भी लोग, जितनी भी इंडिया में वर्क फोर्स है, जैसे हम अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में जितनी भी वर्क फोर्स है, मतलब जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनकी टोटल इनकम जब कैलकुलेट करी जाती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस, अब देखो इकोनॉमिक पूरी की पूरी एजम्पशंस पे बेसिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करते थे तो स्टार्ट करने से पहले कुछ एजम्पशंस दे दिए जाते थे, ठीक है, वही सेम केस मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे एजम्पशंस के साथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स विदाउट एजम्पशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो उसमें क्या करते थे, जब हम लोग इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते थे, इंडिविजुअल फर्म्स या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, तो हम उसमें गवर्नमेंट सेक्टर को क्या करते थे, ये मान लेते थे कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते थे और सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी करते थे, ठीक है। तो वहां पर अदर फैक्टर्स जो थे वो कांस्टेंट हो जाते थे जब हम एक यूनिट के बारे में स्टडी करते थे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, तो जो चीजें माइक्रो में हम लोगों ने, माइक्रो में चेंज हो रही थी, वो मैक्रो में क्या हो जाएगा, एजम्पशन बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि माइक्रो में जब हम लोगों ने माइक्रो पढ़ा, माइक्रो में तो एजम्पशंस में क्या आ गया था, कांस्टेंट क्या हो गया था, मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट हो गए थे, मैक्रो कांस्टेंट था, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मास पॉपुलेशन इकोनॉमी की क्या कर रही है, क्यों ऐसा हम लोग को उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल्स की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। मैक्रो को जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैक्रो में हम लोग को क्या पढ़ना है, इकोनॉमी एज अ होल, मतलब हम लोगों से क्या फर्क पड़ता है कि एक इंडिविजुअल के आने से या फिर जाने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जो भी माइक्रो के देखो कंपोनेंट्स से, माइक्रो कंपोनेंट्स, पूरा का पूरा माइक्रो जो होगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे माइक्रो पढ़ते टाइम मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो पढ़ते टाइम माइक्रो के जो भी जितने भी कंपोनेंट्स है सबके सब यहाँ पे कांस्टेंट कर दो। सेंट्रल इश्यूज, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन फोकस था हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन से पे, ठीक है, कि गुड्स एंड फैक्टर्स, गुड्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे थे, सिंगल यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रही थी सिंगल फर्म्स, ठीक है, उनका प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा था वो हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है। कॉस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, फिर प्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स पढ़े थे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कैसे उनको हम लोग जो है मार्केट में लेके आ रहे हैं, ये सब हम लोगों ने माइक्रो में स्टडी किया था। फैक्टर्स के बारे में भी, फैक्टर्स कौन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फैक्टर्स को भी हम लोगों ने स्टडी किया था, फैक्टर्स भी जो थे हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो हमारा था माइक्रो का एक इशू था, ठीक है। अभी मैक्रो में क्या इशू आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैसे डिटरमाइन करोगे, ठीक है, इंप्लॉयमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप की इंप्लॉयमेंट्स होती है, डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, इन्हीं सब चीजों को हम लोग इसमें मैक्रो में स्टडी करेंगे कि अगर कोई पर्सन इंप्लॉयमेंट में है, इंप्लॉयड है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों है, और अगर इंप्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। सेवेंथ, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में, क्योंकि देखो क्या लिखा है, डिसीजन बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल में सीम करेक्ट, मतलब एक इंडिविजुअल के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन जो एक इंडिविजुअल लेता है उसको अपने अकॉर्डिंग वो डिसीजन क्या लगता है, करेक्ट लगता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उसको वो डिसीजन करेक्ट लगेगा। लेकिन वही सेम चीज अगर हम लोग क्या देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, देखें सेम डिसीजन में हार्म द ओवरऑल इकोनॉमी, मतलब एक ए पर्सन है, इसके लिए अगर कोई डिसीजन, इसने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, इसके लिए वो डिसीजन बेनिफिशियल है, ठीक है, लेकिन वही यही सेम डिसीजन मैक्रो के कॉन्सेप्ट में ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अगर हम देखेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो ये हार्म करेगा ओवरऑल इकोनॉमी को,
ठीक है, कैसे हार्म करेगा? जैसे कि मान लो एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग सेविंग जो है एक बहुत अच्छा टास्क है कि वो अपना पैसा बचा रहा है, सेव कर रहा है, ठीक है, फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है, फ्यूचर में स्पेंड करेगा, अभी वो क्या कर रहा है, अपने पैसे को सेव कर रहा है, एक इंडिविजुअल पर्सन। तो माइक्रो के पर्सपेक्टिव से ये चीज ठीक है, बेनिफिशियल है एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। लेकिन अब मान लो अगर कि जो है इकोनॉमी में जितनी भी पर्सन है, जो भी पूरी की पूरी वर्क फोर्स थी, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 40 करोड़ की वर्क फोर्स है इंडिया में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 40 करोड़ की है। अब इस 40 करोड़ में अगर सब के सब सेविंग करना स्टार्ट कर दें तो क्या ये बेनिफिशियल होगा इकोनॉमी के लिए? बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों बेनिफिशियल नहीं होगा? क्योंकि जब सेविंग करेंगे पैसा सर्कुलेट नहीं करेगा मार्केट में, जब मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं करेगा तो डिमांड लो हो जाएगी, ठीक है। सेविंग से क्या होगा? अगर पूरी इकोनॉमी में हो जाए तो लो डिमांड, जब हम लोग खर्च ही नहीं करेंगे पैसा तो डिमांड हमारी लो हो जाएगी। लो डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर गुड्स नहीं बनाएगा, लो प्रोडक्शन, ठीक है। जब डिमांड ही नहीं है तो वहां पे प्रोड्यूसर गुड्स को मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करके क्या करेगा? ठीक है, लॉस में जाएगा, इसलिए वो प्रोडक्शन कम कर देगा। प्रोडक्शन कम करेगा तो उसको अपने इंप्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगा तो लो लेवल ऑफ इनकम आएगी इकोनॉमी में, इकोनॉमी की इनकम लो लेवल पे चली जाएगी, ठीक है। लो लेवल पे जाएगी तो जो लोग पैसा सेव कर रहे थे, जो सेविंग हो रही थी, अब कैसे सेविंग करेंगे? सेविंग भी कैंसिल। तो लोग यहां पे क्या होगा? जो लोगों ने पैसा बचा के रखा होगा वापस से वो लोग उसी पैसे को, सेव्ड पैसे को वापस से खर्च करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेविंग जो है एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मैक्रो लेवल पे देखते हैं, अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी पैसा सेव करना स्टार्ट कर दे और मनी को सर्कुलेट ना करे, ठीक है, एक्सपेंडिचर ना करे, तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन डाउन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगी, लो लेवल ऑफ इनकम आएगा, और जो सेविंग हो रही थी वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखे सेविंग ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी के पर्पज से देखा जाए तो सेविंग जो है वो नहीं ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब है नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। मैक्रो का क्या स्कोप है, ठीक है, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत ही एक ऐसा टूल है, इसके अंदर एक ऐसे टूल्स पाए जाते हैं जिससे इकोनॉमी को, डूबती हुई इकोनॉमी को बचाया जा सकता है। जैसे कि एक अगर एग्जांपल लें तो एक 1939 में तुम लोगों ने सुना होगा, एक आया था ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। अब ऐसा क्यों आया था? क्योंकि देखो, वही अभी इससे पहले जो एक पॉइंट समझाया कि लो डिमांड, लो प्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ इनकम, और वापस से एक ये विशियस साइकिल बन जाती है, ठीक है। इकोनॉमी जो है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है, जैसे कि तुम लोगों ने माइक्रो में इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ था 1939 में कि इकोनॉमी जो थी वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस गई थी, और वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा लो हो गई थी, क्योंकि 1939 से पहले कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं समझता था, ठीक है। उससे पहले एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म को सर्कुलेट किया था, बढ़ाया था, ठीक है। लेकिन 1939 में जब कैपिटलिज्म धीरे धीरे फेल होने लगा, ठीक है, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी मार्केट की तरफ से रन करी जा रही होती है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर जो होता है वो इकोनॉमी को नहीं बचाएगा, वो पहले अपने आप को बचाएगा, ठीक है। तो डिमांड यहाँ पे क्या हुआ? लो हो गई। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे डिमांड लो हुई, तो अब डिमांड को करेक्ट करने के लिए प्राइवेट प्रोड्यूसर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। कोई भी प्राइवेट प्रोड्यूसर डिमांड को करेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही डिमांड कम होगी उसको लगेगा कि उसको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो लो डिमांड के बाद वो जब प्रोडक्शन लो होगा तो यहां से वो क्या करना स्टार्ट कर देगा? कट ऑफ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक प्राइवेट प्रोड्यूसर तो यही करना स्टार्ट कर दिया, प्राइवेट प्रोड्यूसर ने अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना स्टार्ट कर दिया, डिस इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी, जिससे कि क्या हुआ? पूरी इकोनॉमी जो है और ज्यादा डाउन होती चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल पीक पे पहुंच गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक जॉन मेनार्ड कीन्स नाम का एक इकोनॉमिस्ट था, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी आगे,
जेएम कीन्स। तो कीन्स ने एक थ्योरी प्रपोज करी, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वही से मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। जॉन मेनार्ड कीन्स को हम लोग जो है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का फादर हम लोग एडम स्मिथ को बोलते हैं, लेकिन एडम स्मिथ की इकोनॉमी जो थी वो 1939 में फेल हो गई थी, ठीक है, कैपिटलिज्म का जो आइडिया था वो फेल होने लगा था, ठीक है। उसके बाद जॉन मेनार्ड कीन्स ने कुछ डिफरेंट थ्योरीज को प्रपोज किया, ठीक है। इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन्हीं की थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज या फिर नेशनल इनकम, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम कि कैसे बैंक्स जो होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है अपनी पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, वो सब इन्हीं का यहाँ पे इन्हीं की थ्योरीज है, ठीक है। तो स्कोप क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग एस्टिमेशन करते हैं नेशनल इनकम का, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही होती है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम से। मतलब हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे अभी इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसके बाद जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम ही पढ़ेंगे, ठीक है। फोकस किस पे करता है, देखो एग्रीगेट्स पे करता है, कि जैसे कि क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस से नेट में कैसे कन्वर्जन होगा ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हें पढ़ाया जाएगा। थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखो आ गया। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेनार्ड कीन्स की ही थ्योरी है। तो ये एरिया जो होता है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, स्टडी करता है कि हाउ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इकोनॉमी में एक साथ जो है चलता है, और कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं, इसके लेवल्स को, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसे डिटरमाइन होता है और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसे डिटरमाइन होता है, हम लोग जो है इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखो कीनीशियन थ्योरी, इसी की यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इन्होंने ने ये थ्योरी दी है, मेनार्ड कीन्स की ये थ्योरी है कीनीशियन थ्योरी। एक पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक की पार्ट होता है, वाइटल पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ाया जाता है, क्या क्या कॉजेज होते हैं और कैसे हम जो है उसके सॉल्यूशंस दे सकते हैं उसको फिक्स करने के, ठीक है। 1939 में कीन्स की थ्योरी के बेसिस पे ग्रेट डिप्रेशन को करेक्ट किया गया, ठीक है। इसमें कीन्स ने बताया कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा, प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है अकेले नहीं संभाल पाएगा पूरी इकोनॉमी को, ठीक है। जैसे ही वहां पे प्रोडक्शन जो होगा डाउन जाएगा, प्राइवेट प्रोड्यूसर छोड़ के चला जाएगा। अगर वहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी वहां पे स्टेबल नहीं हो पाएगी। ये कीन्स की थ्योरी थी, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं था, ठीक है, और भी थ्योरी थी कीन्स की, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, देखो थ्योरी ऑफ मनी। अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स देखो, कमर्शियल बैंक क्रिएट कैसे करता है मनी, जिसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्रेडिट क्रिएशन। कैसे मैं 10,000 रुपए से, अगर कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपए आया एक दिन में, आज मैंने जाके एक बैंक में, एक नया बैंक ओपन हुआ, ठीक है, और उसमें जाके मैंने एज अ फर्स्ट कंज्यूमर, ठीक है, एज अ फर्स्ट कस्टमर वहां पे जाके 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया। तो अब 10,000 रुपए से बैंक क्या करेगा, इसका 10 टाइम्स बना देगा, ठीक है। 10,000 इंटू 10, ये 10,000 से 1 लाख तक मनी क्रिएट कर देगा कमर्शियल बैंक। कैसे करेगा, हम लोग बैंकिंग और मनी वाले चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है, देखो सेंट्रल बैंक, अब इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे वो मनी को रेगुलेट करता है, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में। मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। तो एक जो पैसे का एक स्तर होता है, लेवल होता है, उसको मेंटेन रखने का काम आरबीआई का होता है। कितना पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा डिसाइड कौन करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा अपनी पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है। ज्यादा पैसा आ जाएगा सोक करेगा, ठीक है, और अगर कम पैसा होगा इंजेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब डालेगा पैसा, और ज्यादा पैसा आ जाएगा तो निकालेगा पैसा। कैसे करेगा पूरी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, हम लोग बैंकिंग वाले चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम इसमें। जनरल प्राइस लेवल, देखो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने माइक्रो में क्या स्टडी किया था कि एक इंडिविजुअल मार्केट में एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा था। यहां हम लोग क्या स्टडी करेंगे, जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी का, ठीक है। ट्रैक्स ओवरऑल ट्रेंड एंड प्राइसेस इन द कंट्री, ट्रेंड्स क्या चल रहा है कंट्री में मनी से रिलेटेड, प्राइसेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कितना ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, कितना ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, मनी की वैल्यू कितनी डाउन हो रही है प्राइस के बढ़ने से,
तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो इन्फ्लेशनरी गैप, जब महंगाई बढ़ने लगती है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एक टाइप का महंगाई बढ़, जब इन्फ्लेशन आता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आगे बढ़ जाता है, तो एक इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है जिसमें फिर प्राइस रुकता नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप, फॉलिंग प्राइसेस लो डिमांड्स की वजह से। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इकोनॉमी के लिए डिफ्लेशन अच्छा है कि इन्फ्लेशन अच्छा है। डिफ्लेशन तो देखो बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस तो फॉल होता है, ठीक है, फॉलिंग प्राइसेस। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राइस कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट के प्राइसेस जो हो रहे हैं वो डाउन हो रहे हैं, तो क्या ये एक इकोनॉमी की अच्छी सिचुएशन है? हो सकती है अच्छी सिचुएशन, लेकिन उसके साथ देखो एक और पॉइंट लिखा है, लो डिमांड। डिमांड लो होने की वजह से प्राइसेस फॉल हो रहे हैं। अभी जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि अगर डिमांड लो होती है तो लो डिमांड से सिर्फ डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उससे इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन भी हमारा लो हो जाता है, और प्रोडक्शन लो होता है तो इनकम भी लो हो जाती है, लो लेवल ऑफ इनकम। तो डिफ्लेशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन में प्राइस राइज होते हैं, और जब प्राइस राइज होता है तो लोगों की इनकम भी राइज होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक इकोनॉमी के लिए थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जो होता है वो बेटर होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इन्फ्लेशनरी गैप या इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि जहां पे प्राइस रुक ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो माना जाता है कि 4 to 6% का जो इन्फ्लेशन होता है वो इकोनॉमी के लिए ठीक होता है। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन तभी होता है जब लोग ग्रो कर रहे होते हैं, लोग ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। जब लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे तो चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस 4 to 6% से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, 10 to 15 में आ जाए, 15 to 20 में आ जाए। ऐसा होगा तो फिर इन्फ्लेशनरी गैप या फिर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, फिर आता है रोल ऑफ द गवर्नमेंट बजट। अब देखो गवर्नमेंट बजट भी एक चैप्टर है हमारा इसका, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? बजट निकालती है। ठीक है, बजट हम लोगों ने देखा ही है, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है कि आज बजट आने वाला है। और बजट की डेट क्या है, कब बजट इंट्रोड्यूस करा जाता है? February 1 को हर साल। और इंप्लीमेंट कब होता है? April 1 से इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, कमिंग फाइनेंशियल ईयर से इंप्लीमेंट होता है। जैसे कि अभी जो 2026 में Feb 1 में बजट आया था, वो बजट जो होगा एप्लीकेबल कब से होगा? April 1 से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इस चीज के बारे में भी स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट बजट से कैसे पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैसे टॉपिक होंगे, देखो बजट डेफिसिट होगा। कभी कभी इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करती है? डेफिसिट बजट निकालती है। मतलब डेफिसिट बजट का मतलब कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और रेवेन्यू जो है, मतलब जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो कम आ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे स्पेंड करती है पैसा, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसको भी एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे इसको, पूरा टॉपिक ऐसे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टैक्स का पैसा कैसे कलेक्ट करती है? टैक्स और नॉन टैक्स, देखो दो टाइप की गवर्नमेंट की रिसीप्ट होती है, एक टैक्स और दूसरी नॉन टैक्स। ठीक है, नॉन टैक्स का पैसा जैसे कि फाइन हो गया, फाइन लगा दिया किसी के ऊपर, किसी का चालान कट गया। ठीक है, चालान मतलब कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, कट गया, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, चालान कट गया। ठीक है, फीस, ये सब गवर्नमेंट के जो होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, जो पैसा गवर्नमेंट जो है विदाउट टैक्स रिसीव करती है। और टैक्स तो हमें पता ही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक्सचेंज रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरा का पूरा चैप्टर अभी तुमको इसमें इसको देखने को मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्या हम लोग इसमें करते हैं कि डील्स विद एक्सचेंज रेट। ठीक है, रेट क्या चल रहा है फॉरेन करेंसी का हमारी करेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें डॉलर का, ठीक है, जैसे कि अगर $1 का अगर हम एग्जांपल लें तो $1 का जो रेट चल रहा है वो 92 पॉइंट समथिंग चल रहा है। ठीक है, 92 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो ये 92 रुपीज तक कैसे पहुंच रहा है? ठीक है, क्यों हमारी करेंसी जो है इतनी ज्यादा कम हो गई है डॉलर के रिलेशन में, ठीक है, डॉलर के कंपैरिजन में, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वर्सेस फॉरेन करेंसी, देखो यही हम लोग पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक करेंसी हमारी क्या है? इंडियन रुपी है। फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर को हम अज्यूम कर लेंगे कि हम डॉलर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं इसको। तो कैसे इसका वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे हम लोग जो है
डिटरमाइन करते हैं कि $1 जो है इंडिया में 92 रुपीज है, या उससे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना, ये आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, एक चैप्टर है हमारा पूरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, और फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा लास्ट सेकंड चैप्टर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ग्लोबल मनी मार्केट में हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हमारा स्टैंड क्या है वर्ल्ड में ग्लोबल मनी मार्केट में, वो सारी चीजें हम कैसे पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही पता चलता है कि हम अदर कंट्री के कंपैरिजन में कितना ग्रो कर पाए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब इसमें सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बिना हम लोग कंट्री को चला ही नहीं सकते हैं, रन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, जैसे देखो क्या ऐसे बताया गया है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है इकोनॉमी की। ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर सोचो कि सिर्फ इंडिविजुअल स्टडी हम लोग कर रहे होते मैक्रो इकोनॉमी माइक्रो में, तो माइक्रो में हम लोग ये सारी चीजें नहीं स्टडी करते, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी, गवर्नमेंट बजट, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी ना कर पाते। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें हम लोग नेशनल इनकम स्टडी करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम हमें क्या शो करता है, कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या लेवल है। ठीक है, नेशनल इनकम अगर ज्यादा होगी तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे एक बेटर उसमें चल रही है, कंडीशन में चल रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी, साइज ऑफ द जॉब क्राइसिस। ठीक है, जॉब क्राइसिस कैसा चल रहा है, कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट कैसे कंट्री को रेगुलेट करती है अपने बजट के थ्रू। जब बजट निकालती है तो गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, बजट निकालने का पर्पज ही यही होता है कि जो पिछले शॉर्टकमिंग्स थी उनको रिड्यूस करना पिछले साल की। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स रोड मैप देता है, देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, गाइड की तरह से काम करता है। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक फ्यूचर गाइड है हमारे लिए, हम इससे एक फ्यूचर के लिए रोड मैप तैयार करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स जो होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, उसको हम जो है क्रिएट करते हैं, कंट्री की जो नीड्स हैं उनको हम लोग फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास वो क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, और कंट्री की नीड्स जो है अनलिमिटेड है। तो कंट्री के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम लोग कंट्री की नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करता है। ठीक है, एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स में हेल्प करता है, जैसे कि बताया कि रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कि जैसे 1939 में एक बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स ने ही वहां से उसको बाहर निकाला, मैक्रो की थ्योरीज ने ही उसको बाहर निकाला। रिसेशन और हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक्स ही काम आती है। कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं उसमें, मॉनेटरी पॉलिसीज यूज करी जाती हैं। देखो टूल्स जो होते हैं, जब हम लोग इकोनॉमी को करेक्ट करते हैं तो दो टाइप के टूल से करेक्ट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इंप्लीमेंट कराता है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, तो दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं अगर रिसेशन या फिर हाई इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। देखो फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताया गया है, मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द बजट, बजट निकालती है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसीज बनाती है, बजट डेफिसिट, बजट सरप्लस, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इससे इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को गाइडेंस देता है कि कैसे कमर्शियल बैंक्स को जो है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस भी हमें किससे पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक से ही पता चलता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही कंट्री की परफॉर्मेंस पता चलती है। कंट्री मनी मार्केट में, ग्लोबल मनी मार्केट में कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, शो हाउ द कंट्री इज परफॉर्मिंग कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसे पता चलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलेगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमें क्या रिवील करता है, हमारी स्ट्रेंथ, कि हम जो प्रोडक्ट्स अदर कंट्रीज को बेच रहे हैं, ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं, और हम दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे हमारी डिपेंडेंसी कैसी है, कितना हम डिपेंड कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी हमें मैक्रो से ही पता चलता है। देखो पॉवर्टी और पॉल्यूशन भी
मैक्रो में ही आ जाता है। पॉल्यूशन कैसे आता है, जितने भी टाइप के एनवायरमेंटल क्राइसिस होते हैं उनका इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, कंट्री पे, ठीक है। इसलिए हम लोग पॉल्यूशन की भी स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे मैक्रो में, ठीक है। मैक्रो इजंट जस्ट अबाउट मनी, सिर्फ मनी के बारे में नहीं है मैक्रो, ये पूरे सोशल इश्यूज के बारे में इंसाइट देता है, जैसे कि पोवर्टी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सारी चीजें भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। मैक्रो मॉडल्स जो होते हैं वो लार्ज स्केल सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए बनाए जाते हैं जो ग्लोबल चैलेंजेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्रो के मॉडल्स को ही यूज करके, मैक्रो के टूल्स को यूज करके पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है, ठीक है। एक जो इकोनॉमिस्ट होता है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का बजट बनाता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर किसकी स्टडी की है, इकोनॉमिक्स की स्टडी किए हुए है, ठीक है। जैसे कि 1991 में एक इंडिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, ठीक है। अब इस क्राइसिस से इंडिया को बाहर किसने निकाला था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाई थी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बोला जाता है, इसकी भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक इकोनॉमिस्ट जो होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है मैक्रो के मॉडल्स को बेस बना के, ठीक है। देखो, इट प्रोवाइड्स द डेटा नीडेड टू मेक द न्यू लॉज एंड रूल्स। तो मैक्रो हमें क्या देता है, डेटा देता है जिससे हम नए टाइप के लॉज बनाते हैं और रूल्स बनाते हैं, ठीक है। बाई स्टडिंग वेरिएबल्स, जब हम वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज को डेवलप करती है, ठीक है, बेटर वे में पॉलिसीज को डेवलप कर सकती है। चलो आगे देखते हैं अब इसके बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा थोड़ा बहुत नेशनल इनकम से रिलेटेड होगा, ठीक है। चैप्टर का नेम है, सेकंड चैप्टर है टीआर जैन का, हमारी रेफरेंस बुक जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और यहीं से नेशनल इनकम का बेस क्रिएट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जो भी इससे रिलेटेड आप लोगों को डाउट होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में से बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व किया जाएगा।